नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बेहद जरूरी है। 2026 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम #NowForClimate यानी अब जलवायु के लिए। देखिए, दशकों से हम सब जलवायु परिवर्तन की समस्याओं, उसकी चेतावनियों और भविष्य के दूर दराज वाले लक्ष्यों के बारे में सुनते आ रहे हैं, है ना? लेकिन 2026 का ये ग्लोबल कैंपेन असल में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब समय सिर्फ समस्याओं को गिनने का नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में जो असली और ठोस समाधान लागू किए जा रहे हैं उन पर फोकस करने का है। तो आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया भर में अपनाए जा रहे इन बेहतरीन समाधानों की एक ग्लोबल यात्रा पर चलेंगे। शुरुआत करते हैं एक बेहद पावरफुल विचार से। 2026 अभियान का कहना है, ग्रह बहस नहीं करता, ये बातचीत नहीं करता, ये बस संकेत भेजता है। और सच कहूं तो ये संकेत बिल्कुल साफ हैं। बढ़ता हुआ समुद्र का स्तर, भयंकर जंगलों की आग, झुलसा देने वाली हीट वेव्स और पिघलते ग्लेशियर। वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की जो लिमिट हमने तय की थी ना, असलियत यह है कि हम उसे पार कर रहे हैं। बहुत लंबे समय तक हमने सिर्फ डिनायल यानी इनकार और देरी का शोर सुना है, लेकिन अब फाइनली इस शोर के बीच एक नया संकेत उभर रहा है, और वो है तुरंत एक्शन लेने का संकेत। और यही आज हमारा मेन फोकस है। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या होगा। हम शुरू करेंगे पृथ्वी के तत्काल जलवायु संकेतों से, फिर 2026 के विश्व पर्यावरण दिवस की पृष्ठभूमि देखेंगे। उसके बाद हम अजरबैजान के ग्रीन ट्रांजिशन, इंडोनेशिया के टेक्निकल इनोवेशन और आखिर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े ग्लोबल सॉल्यूशंस पर चर्चा करेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, पृथ्वी के तत्काल जलवायु संकेत। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये एक्शन लेने की इतनी हड़बड़ी क्यों है। देखिए, ये अब सिर्फ भविष्य की चिंता नहीं रही, ये आज की इमरजेंसी है। हर साल, ध्यान दीजिएगा, हर साल वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से दुनिया भर में लगभग 70 लाख लोगों की मौत होती है, और इनमें से सबसे ज्यादा मौतें हमारे एशिया प्रशांत क्षेत्र में होती हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये प्रदूषण की वो भयानक कीमत है जो इंसान अपनी जान देकर चुका रहा है। इसीलिए अब ग्लोबल कम्युनिटी जलवायु संकट को एक ऐसी इमरजेंसी मान रही है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये अब सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, विश्व पर्यावरण दिवस 2026। ये जो पूरी दुनिया पर्यावरण के लिए एकजुट हो रही है ना, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसकी शुरुआत 1968 में स्वीडन में पर्यावरण पर एक सम्मेलन के विचार से हुई थी। फिर 1972 में पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ और 1974 में अमेरिका के स्पोकन में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 2019 में जब चीन ने वायु प्रदूषण पर फोकस किया, वहां से लेकर अब 2026 के #NowForClimate थीम तक एक बहुत लंबा सफर तय हुआ है। ये एक ऐसा इंटरनेशनल कमिटमेंट है जो अब पूरी तरह से ग्राउंड एक्शन में बदल रहा है। 2026 की थीम #NowForClimate असल में हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। ये समाज के हर वर्ग से आगे आने की मांग कर रही है। देखिए, दुनिया में काम तो शुरू हो चुका है, छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं, पवन चक्कियां काम कर रहे हैं। बस जरूरत इस बात की है कि इस गति को सही दिशा में यानी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ पूरी ताकत से मोड़ा जाए। चलिए अब भाग 3 में चलते हैं, अजरबैजान का हरित परिवर्तन। अब ये बहुत ही दिलचस्प है। अजरबैजान, जो 2026 के विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान है, ऐतिहासिक रूप से जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल पर निर्भर रहा है। लेकिन अब उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। वे सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि पक्के डेटा बेस्ड टारगेट सेट कर रहे हैं, जैसे कि 2035 तक एमिशन में 40% की कटौती। इसके अलावा 23 मेगावाट का गर्दागा सोलर प्लांट और 240 मेगावाट का खिजी अब शिरोन विंड फार्म जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। ये साबित करता है कि एक पारंपरिक तेल उत्पादक देश भी रिन्यूएबल एनर्जी में भारी निवेश कर सकता है। और हाँ, उन्होंने 15 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी सख्त बैन लगा दिया है, जो वाकई एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी कदम है। जरा इन बदलावों को विजुअलाइज कीजिए। बाकू जैसे शहरों में अब पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह स्मार्ट सिटी के सॉल्यूशंस और जीरो एमिशन बसें ले रही हैं। गरबाख और पूर्वी जंगेजूर जैसे पूरे के पूरे इलाकों को जीरो एमिशन जोन में बदला जा रहा है। अजरबैजान ने COP29 की मेजबानी करके ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस और कार्बन मार्केट्स पर भी ऐतिहासिक फैसले करवाए हैं। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि जब लोकल एक्शन और ग्लोबल सहयोग एक साथ मिलते हैं तो जीरो एमिशन वाला भविष्य बिल्कुल मुमकिन हो जाता है। अब रुक करते हैं भाग 4 का, इंडोनेशिया का तकनीकी नवाचार।
इस ग्लोबल टूर में अब हम साउथ ईस्ट एशिया पहुंचते हैं। इंडोनेशिया आज एक तेजी से उभरता हुआ ग्रीन पावर हाउस है और ये नंबर देखिए, 285 अरब डॉलर। जी हाँ, इंडोनेशिया को 2030 तक अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इतने विशाल फाइनेंस की जरूरत है। उनका टारगेट है 2060 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करना। ये आंकड़ा हमें क्या बताता है? यही कि पर्यावरण बचाना अब सिर्फ कोई चैरिटी का काम नहीं रह गया है, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े उभरते बाजारों में से एक का निर्माण कर रहा है। इसमें बेहिसाब आर्थिक अवसर छिपे हुए हैं। तो आखिर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जा कहाँ रहा है? इंडोनेशिया की राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकता यानी RPJPN के तहत ये पैसा रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और ई-मोबिलिटी जैसे सेक्टर्स में जा रहा है। और आपको पता ही होगा, दुनिया का सबसे बड़ा निकल रिजर्व इंडोनेशिया के पास है, जिसने इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV क्रांति का एक प्रमुख केंद्र बना दिया है। तकनीकी नवाचार के मामले में ये देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी बढ़ती हुई टेक्निकल और इकोनॉमिक डिमांड के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है जकार्ता का इन्विरोटेक 2026 एक्सपो। ये कोई आम एक्सपो नहीं है, ये वो जगह है जहां सरकार के नियम, इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस और आम लोगों की ग्रीन लाइफस्टाइल की डिमांड आपस में आकर मिलते हैं। अगर आपको साउथ ईस्ट एशिया के ग्रीन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को समझना है तो ये एक्सपो उसका सबसे बड़ा गेटवे है। यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है वो ये कि ये सारा ग्रीन ट्रांजिशन सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं है। आज के आम नागरिक, एक नई जनरेशन खुद स्मार्ट और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रही है। चाहे बात EV चार्जिंग की हो, घरों के लिए एडवांस्ड वाटर प्योरिफिकेशन की हो या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT पर आधारित पर्यावरण की निगरानी की हो। मतलब जब आम कंज्यूमर खुद ये बदलाव चाहता है ना, तो नीतियाँ और भी ज्यादा तेजी से लागू होती हैं। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, AI और वैश्विक समाधान। आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो हर जगह है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से लड़ने में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए टोंगजी यूनिवर्सिटी की ग्लोबल एनवायरनमेंट सॉल्यूशंस चैलेंज यानी GSC को देखना होगा, जिससे UNEP का भी सपोर्ट मिला हुआ है। ये इनिशिएटिव दुनिया भर के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को एक साथ लाता है ताकि वे AI का यूज करके क्लाइमेट एक्शन के लिए नए सॉल्यूशंस डिजाइन कर सके। ये एक शानदार तरीका है ग्लोबल गोल्स को जमीनी हकीकत से जोड़ने का। तो आखिर ये AI काम कैसे करता है? इसके मेनली 3 तरीके हैं। पहला, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके शहरों के कार्बन एमिशन को ट्रैक करना। दूसरा, बाढ़ या हीट वेव जैसे खतरनाक मौसम के लिए स्मार्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना, जिससे जानें बचाई जा सकें। और तीसरा है डिजिटल ट्विन्स का यूज करना, यानी किसी शहर का डिजिटल मॉडल बनाकर ये देखना कि वहाँ क्लाइमेट चेंज का क्या असर होगा। ये साबित करता है कि हम पर्यावरण के खतरों से निपटने के लिए बेहद एडवांस टूल्स का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम 2026 के उभरते हुए ट्रेंड्स को समराइज करें तो फोकस बिल्कुल क्लियर है। कोयले और तेल की जगह ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, शहरों को भविष्य के जलवायु झटकों के लिए तैयार किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है और एक बहुत ही जरूरी बात, प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से होने वाले 300 से 600 अरब डॉलर के भारी नुकसान को रोकने के लिए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को आगे बढ़ाया जा रहा है। दुनिया अब सिर्फ बातें नहीं कर रही, काम कर रही है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अब सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं, क्योंकि बदलाव तो आ चुका है। असली सवाल ये है कि हम इंसान इस बदलाव को किस तरफ लेकर जाते हैं और कितनी तेजी से हम इन सॉल्यूशंस को अपनाते हैं। हमारी धरती ने अपना संकेत भेज दिया है, अब ये हमें तय करना है कि #NowForClimate के तहत हम वापस क्या संकेत देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सॉल्यूशंस पर जरूर सोचिएगा और इस बदलाव का हिस्सा बनिएगा।